हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, सेक्शन वाइज एनालिसिस, सेक्शन वाइज इंटरप्रिटेशन हम अपना कर रहे हैं। और लास्ट वाले लेक्चर में हमने सैलरी के जो हमारे सेक्शंस है उनको सारा का सारा इंटरप्रेट करा था। इस सीरीज का पर्पस बेसिकली आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इम्प्रूव करने का है। और जब हम बेसिकली अपने आंसर्स लिखते हैं एग्जाम में, तो वहां पर अक्सर जैसे कि हमारा क्वेश्चन रहता है कि सेक्शन मेंशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लैंग्वेज का क्या ध्यान रखें। वो बेसिकली इस पूरी की पूरी सीरीज का पर्पस रहेगा। ओके, तो सैलरी चैप्टर हमने वाइंड अप करा। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और उसमें से काफी ज्यादा सीखने को आपको मिला होगा। सेम उसी पैटर्न में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी को लेकर। ओके, सैलरी 15, 16, 17 प्लस 10 हमने डिस्कस किया था। सर, जब हम हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट से सेक्शन 22 से लेकर हमारा 27, ये 6 सेक्शन है। इसको हमें इंटरप्रेट करना होता है। 24, 23 ये तो हमें अच्छे तरीके से याद रहता है, लेकिन याद रहता बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको जब हमें एग्जाम में एक्सप्लेन करना हो, इंटरप्रेट करना हो अपनी वर्किंग के साथ, तो किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन करनी चाहिए, छोटे छोटे वर्ड्स हमें याद रखने चाहिए, उनको लेकर हम सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए कंटेंट को शुरू करते हैं और जो भी हमारे सैलरी के सॉरी हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शंस हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के जो हमारे सेक्शन हैं वो हमारा 22 से लेकर 27 तक जा रहे हैं। ओके, ज्यादातर जो हमारी कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशन है, वो इन दो सेक्शंस के आसपास घूमती है। बहरहाल डिस्कस हमें सारे के सारे करने। जब मैं सेक्शन 22 की बात करता हूं तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होगा। भाई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से रेम्युनरेशन क्रिएट हुआ तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा सकती है, अंडर द हेड ऑफ सैलरी टैक्स लगा सकती है। कहां लिखा है सर? 15 में लिखा हुआ है, ये राइट है गवर्नमेंट का। ओके, ऐसे ही अगर कोई असेसी अपनी हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी रेंटल इनकम जनरेट करता है, ओके, तो सीधी सी बात है उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। ये कहां लिखा हुआ है सर? ये 22 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन एक तरह से राइट देना टैक्सेशन का वो होता है, और वो हाउस प्रॉपर्टी का 22 है। जब मैं 23 की बात करता हूं तो ये 23 एंड 24 ये दोनों के दोनों प्रॉपरली कंप्यूटेशन से जुड़े हुए हैं। इसमें कंप्यूटेशन होती है और 24 में हमें क्या क्या डिडक्शन मिलनी चाहिए उसकी बात करते हैं। ओके, कंप्यूटेशन की बात करें, जैसे आप जानते ही हो कि भाई हम हाउस प्रॉपर्टी की जब कंप्यूटेशन करते हैं तो पहले हमने अपना स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट और आपका म्युनिसिपल वैल्यू, इससे हमने एक्सपेक्टेड रेंट निकाला, उसे एआर के साथ कंपेयर करा, जीएवी आ गई, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करा, एनएवी आ गई। ये कंप्यूटेशन करते हो ना, हायर लोअर, वैकेंसी वाला केस अलग होता है। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन के अंदर हमें बस छोटा सा रोल क्या देखना है, वो 23 के मेंशन किस तरीके से करा जाए, वो वाली चीज हमारी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सेक्शन 23 की चीज अप्लाई हो जाएगी। तो कैसे लिखना भी बात करेंगे। डिडक्शन, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, 24 में लिखा हुआ है। 25 दरअसल दो है, 25 और 25A। ठीक है, तो खाली 25 इसको डिस्कस करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन मेरे को आपको बतानी है। ये बेसिकली ये भी इंटरेस्ट पेमेंट को लेकर है, लेकिन जब इंटरेस्ट को बाहर पे करा जाता है, इंडिया से बाहर पे करा जाता है। एंड 25A बोले तो एरियर, एरियर की रिकवरी। ओके, ये इसके अंदर आ गया। 26, 27 कंप्लीट थ्योरेटिकल है, इसके एज सच कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता नहीं है, तो बट फिर भी डिस्कस इसको कर लेंगे याद रखने के लिए। ये बेसिकली हमारा ओनरशिप के अंदर आता है और ये हमारा डीम्ड ओनरशिप के अंदर आता है, तो सीडी याद करने का तरीका। बहरहाल सर, इंटरप्रिटेशन कैसे लिखेंगे? ओके, सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे शुरुआत करने जा रहा हूं सेक्शन 22 की। ओके, सेक्शन 22 हमारा चार्जिंग सेक्शन, और उसी में इनिशियली लैंड और बिल्डिंग होने चाहिए, असेसी ओनर होना चाहिए, असेसी अपने बिजनेस के लिए इसका यूज ना करे। ये नॉर्मल सी कंडीशन सेक्शन 22 में हमारी मेंशन की गई है। ओके, अब यहां पर जब हमारा हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, हम उसको अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों। सेक्शन 23 माफ कीजिएगा 22 के बारे में आपको एज सच कोई एक्सप्लेनेशन लिखने की आवश्यकता, लिखने की जरूरत नहीं है। ये केसेस थोड़ी ना अप्लाई करोगे, चार्जिंग सेक्शन होता है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपसे थ्योरेटिकली पूछा गया और आपको सेक्शन 22 की ये कंडीशंस लिखनी पड़ गई, हाल तो चांसेस हैं 1 आउट ऑफ 10
ही चांस है कि आपको 22 एक्सप्लेन करने को आ जाए। फिल इन द ब्लैंक्स वाले केस में, अपना मैच द फॉलोइंग वाले के एमसीक्यूज के केस में, बाकी किसी केस में किसी भी मैनर में आ जाए, चांसेस कम है। लेकिन अगर है तो शब्दों का ध्यान हम कैसे रखेंगे? तो पैटर्न आप समझ गए होंगे, हमने सैलरी से अंदाजा लगा लिया कि हमें शुरुआत कैसे करनी होती है। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये पूरा लिखेंगे, मेरी तरह शॉर्ट में मत लिख देना, मुझे पता आलस आएगा लिखते टाइम, बट लिखना है, जरूरी है, ठीक है। अब अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, ये जो आपका कंडीशन है, सॉरी सेक्शन 22 है, ये क्या बताता है? वही तीन चीज सर। ये तीन चीज क्या है सर? ये तीन चीजें कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए हाउस प्रॉपर्टी के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग, ओनर और बिजनेस यूज नहीं होना चाहिए, है ना? ये क्या, अब ध्यान देना, आपको ऑलरेडी पता है, कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए। और ये क्या है? ये लिखी हुई है, ये सेक्शन 22 में लिखी हुई है। द अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स, या प्रिस्क्राइब, माफ कीजिएगा, प्रिस्क्राइब द conditions to be fulfill, और उसके बाद आप अपनी पूरी की पूरी कंडीशन प्रॉपर लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, जैसा आपको ठीक लगे। आप शब्दों को देखिए, प्रिस्क्राइब टू बी फुलफिल फॉलोइंग आर द कंडीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, बट नहीं, आपने प्रॉपरली मेंशन करके, आपने शब्दों का सही, प्रिस्क्राइब वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है, अपनी लॉ की लैंग्वेज को, अपनी इंटरप्रिटेशन की लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाने के लिए बड़ा अच्छा वर्ड है। तो लिखा हुआ है, रिटर्न वगैरह नहीं, एज पर द फॉलोइंग कंडीशन नहीं, प्रिस्क्राइब वर्ड लिखें, बहुत बढ़िया वर्ड है। तो ये हमने बात करी सेक्शन 22 की। अगर ये हमें एक्सप्लेन करने को आता है तो इस तरीके से हम इसकी इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं। ओके, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने आ जाता है दोस्तों सेक्शन 23, और 23 पूरा का पूरा कंप्यूटेशन से रिलेटेड है। और कंप्यूटेशन से रिलेटेड जब भी कोई चीज आती है, मैंने सैलरी वाले टॉपिक में आपको बताया था, एचआरए है, ग्रेचुटी है, पेंशन है, लीव इनकैशमेंट है, वीआरएस है, आपका रिट्रेचमेंट कंपनसेशन है, इन सब तमाम चीजों की आप कंप्यूटेशन करते हो। इन सब की आपको कंप्यूटेशन के टाइम पे कोई इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इसको कैसे मेंशन करना है। देखो ध्यान दीजिए, सेक्शन 23 के अंदर बहुत सारे इसके सबसेक्शन है, 1 है और 2 है। पहले इन दोनों की बात करता हूं, सेक्शन 23(1), 23(2). ये बेसिकली आपकी जीएवी की कंप्यूटेशन को बताती है और ये एनएवी की कंप्यूटेशन को बताती है। ओके, आप जब हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करते हो, 5 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। जब मैं फॉर्मेट की बात करूं, आपने सबसे पहले जीएवी की बात करी, आपने उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करा, आपने एनएवी को निकाल दिया, आपने डिडक्शन के रूप में 2 डिडक्शंस दी, स्टैंडर्ड डिडक्शंस और इंटरेस्ट की डिडक्शन, और फाइनली छठी लाइन में आपका हाउस प्रॉपर्टी आ गया। ये स्टेप होता है, इससे ना ज्यादा इससे ना कम, इतना ही होता है। अब आपने देखो, जब आप इस फॉर्मेट को बना रहे हो तो सबसे पहले आप जीएवी की वैल्यू लिखते हो, जो यहां पर आप कैलकुलेट करके लिखोगे। कैलकुलेट आपने कहां करी सर? ये कैलकुलेट हम करते हैं वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में जब आप लिखोगे ना, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, उसके ब्रैकेट में जस्ट आपको लिखना है, यहां पे स्पेस कम रह गया, मैं लिख दूंगा अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। इस तरीके से सिंपली मेंशन कर देंगे। सेम चीज दोस्तों, एक छोटी सी चीज को लिख देने से, छोटे से सेक्शन को लिख देने से, एक बच्चा है जो खाली दोनों सही अटेम्प्ट कर रहा है, दोनों का आंसर सेम आया है। एक खाली लिख रहा है कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, और एक लिख रहा है कैलकुलेशन ऑफ जीएवी अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। आप सोचो एग्जामिनर के ऊपर जो अच्छा इंपैक्ट है वो किस वाले स्टूडेंट का जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से कंप्यूटेशन में मेंशन कर देंगे। ओके, सिमिलरली जो एनएवी है, एनएवी की जो कंप्यूटेशन है, एनएवी की सर जो कंप्यूटेशन हम जानते हैं, आपका जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स होती है, ठीक है, और उस बाद एनएवी आ जाता है। तो ये कहां लिखा हुआ है? 23 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लिखनी, इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लिखनी। लेकिन इसका एक पॉइंट बनता है। वो पॉइंट क्या बनता है इसका, वो सोचो जरा।
सर एनएवी को लेकर एक बड़ा अच्छा पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है कि ये नील ले लेनी है अगर हाउस प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड रहे तो, हाँ, एक एसएससी द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड रहे तो थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ है? ये सेम इसी सेक्शन में लिखा हुआ है, ये सेम इसी सेक्शन में लिखा हुआ है। तो इसके लिए भी अगर कोई क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जिसमें एक हाउस प्रॉपर्टी या उसका पार्ट थ्रू आउट द ईयर एसएससी द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप एनएवी नील लिखते हो, उसकी भी इंटरप्रिटेशन लिख दो, उसकी भी इंटरप्रिटेशन लिख दो अंडर सेक्शन, या फिर आप इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखना चाहे आपका इसको कैसे, एज पर द केस, एज पर द केस ऑफ सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, उसके बाद अपनी भाषा कि हाउस प्रॉपर्टी रिमेन सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर बाय द एसएससी, देयरफॉर द एनएवी विल बी कंसीडर्ड एज नील। बहुत, एक इतनी लाइन लिखनी है, सिर्फ इतनी लाइन लिखने से, सिर्फ सेक्शन मेंशन करने से आपका बहुत ज्यादा गुड इंपैक्ट पड़ेगा। और हाउस प्रॉपर्टी की, चलो अगला वाला भी बता देता हूं, जो आपका ये वाला है 23 सबसेक्शन 3, ये वो वैकेंसी वाला जो केस है ना बेसिकली, वो इसके अंदर आप कंप्यूट कर, ये तो आपको याद भी होगा, हमने इसके बहुत क्वेश्चंस करे, ठीक है, आपने डेफिनेटली करे होंगे, तो ये वैसे ही आपको याद रहेगा। बस हाँ, याद रखना जब आप ये वैकेंसी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो यहाँ पे जैसे आपने लिखा है 23 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 3 डाल देना, क्या दिक्कत है? ओके, सो सिंपल मेंशन जो आप चीजों को कर देते हो, जो सिंपल सी आपने यहाँ पे अपनी वर्किंग में ये सेक्शंस याद करें, जीएवी एनएवी वैकेंसी, जीएनवी याद रखो, जीएनवी इतना याद करके सेक्शन 23 की पूरी इंटरप्रिटेशन अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। ये वाला पॉइंट भी डन हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद रही बात सेक्शन 24 की, कुछ भी मुझे आपको इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो बेटर। ठीक है दोस्तों, मैं जब भी बोल रहा हूं यू ऑलरेडी नो बेटर, इसका मतलब ये है कि हम सेक्शंस को इंटरप्रेट कर रहे हैं, सेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपको कंप्लीटली नॉलेज है उस हेड की। तो ये डीम्ड कंसिडरेशन है, डीम्ड वर्ड आ गया हमारे सामने, अभी एक बार और आएगा। ये डीम्ड कंसिडरेशन है कि आपने, जैसे मैंने सैलरी का बताया, तो सैलरी की नॉलेज आपको है, चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, तो तब आप सेक्शंस को इंटरप्रेट कर रहे हो। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आपने पढ़ लिया, तब आप सेक्शंस को इंटरप्रेट कर रहे हो, तो ये मैं मान के चल रहा हूं। और रही बात 24 की, तो 24A पैरा में आ गया आपका, और बी, सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है और ये इंटरेस्ट होता है, कहीं मेंशन नहीं करना, कहीं मेंशन नहीं करना। वर्किंग में जब आप डिडक्शंस देते हो, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 देते हो, तो यहां पर जब आप लिखोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 24A, बात खत्म, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और जब इंटरेस्ट की वर्किंग करोगे नीचे वर्किंग नोट में, तो ब्रैकेट में लिख देना 24B। इनकी अलग से कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सप्लेनेशन आपको देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वी डन विद द 22, वी डन विद द 23, वी डन विद द 24, जो हमारा मेन सेक्शंस, मोस्टली कंप्यूटेशन हमारी इन्हीं 3 सेक्शन से होती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है दोस्तों 25 और 25A, 2 सेक्शंस हैं इसमें। मैं पहले 25 की बात करता हूं। देखिए बड़ा बेहतरीन है, बड़ा प्यारा है। सेक्शन 24 की बात कर रहा हूं। सेक्शन 24 आपसे क्या कह रहा था कि सर इंटरेस्ट, घर है उस पर एक इंटरेस्ट, उस पर एक लोन है, उसका इंटरेस्ट बनता है, लोन की कैटेगरी है परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, वगैरह वगैरह, और पूरे साल भर में उस हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट आपका ड्यू होता है, आप उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आप डिडक्शन ले सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड 24 ने बता दिया। ओके, 25 क्या कहता है, 25 क्या कहता है, और प्लस पीजीबीबी में भी अभी कई सेक्शन आप पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको चीज देखने को मिलेगी। वो चीज ये है, जब आप पेमेंट इंडिया से बाहर कर रहे हो, स्पेशली, हालांकि इंडिया में भी जब आप पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस काटना चाहिए, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उसके बारे में पीजीबी में डिस्कस करेंगे। बहरहाल 25 को डिस्कस करते हैं। अगर आपने लोन बाहर के सोर्स से लिया, इंडिया के बाहर के सोर्स से लिया, और आप पेमेंट कर रहे हो इंडिया से बाहर, वो लोन था आपका, क्या नाम है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसका इंडिया में कोई एजेंट नहीं है जिसको आप इंटरेस्ट जो है वगैरह चुका सकते हो। सो द कंडीशन इज कि पेमेंट इंडिया से बाहर जा रही है तो आपको उस पर टीडीएस काटना चाहिए।
टीडीएस काटोगे, सरकार तक जमा करोगे तो उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, वरना नहीं करोगे। राइट, अब ध्यान दीजिए 24 ने बोला, 24 ने क्या बोला, इंटरेस्ट ड्यू घटा लो, ठीक है। लेकिन 25 क्या कह रहा है कि पेमेंट अगर बाहर जा रही है, पेमेंट अगर बाहर जा रही है, टीडीएस काटना, सरकार तक जमा कराना, ऐसा नहीं कराना, हम डिडक्शन नहीं देंगे। तो 24 को 25 ने ओवरराइड कर दिया एक तरीके से। 25 ने 24 को एक तरह से नकार दिया कि तुमने जो भी कुछ कहा, तुमने जो भी कुछ कहा, इसको हम 25 के केस में नहीं मानेंगे। 24 कह रहा है इंटरेस्ट की डिडक्शन लो, ले लो, लेकिन 25 कह रहा है इस वाले केस में, बाहर वाली पेमेंट के केस में हम ऐसा नहीं मानेंगे जब तक टीडीएस ना कटे। तो एक तरह से ओवरराइड हो गया। ओवरराइड के केस में जब आप सेक्शन 25 की कंडीशंस को एक्सप्लेन करोगे, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 24। और उसके बाद आपको जो लिखना है, जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी है, अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। अगर आपने कंटेंट पढ़ा, आपको यह समझ आ गया कि सर 24 के थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है, पेमेंट के मामले में थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है, 25 अगेंस्ट जा रहा है ना, यूज दिस लाइन, आप इस लाइन को कृपया करके यूज करेंगे, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 24। बात खत्म। यहीं से आपने अपना जबरदस्त इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर डाल दिया। आगे बात समझ में, एक और पहलू बताता हूं, एक और पहलू हमारा आ जाता है, दैट इज 25A। ए बोले तो एरियर, ठीक है, इस तो 25A जैसा कि मैंने बोला कि आपने पढ़ लिया होगा, तो एरियर और आपका क्या नाम है, एक और इसमें होता है अनरियलाइज्ड रेंट। ये दोनों के दोनों आपके रिकवर हो गए। ओके भाई, किसी स्पेसिफिक ईयर में कुछ रेंट नहीं मिला, रेंट बढ़ाने की बात चल रही थी, वो नहीं बढ़ पाया, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, और उसके बाद फिर क्या नाम है, कुछ समय बाद वो चीज रिकवर हो गई। तो ये हम जानते हैं कि सर जब एरियर, पुराना किराया बढ़कर मिले, या जिससे हिसाब किताब गड़बड़ हो रखा था वो रेंट दे के चला जाए, तो जिस ईयर में वो रिसीव हुआ होगा हम उसके ऊपर उस ईयर में टैक्स लगा देंगे, ये हम जानते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाए, ये तो वैसे भी थ्योरेटिकल केस है, पूरा का पूरा बाद में ऐड होता है जस्ट सिंपली। इस पे इसको कैसे करा जाएगा, 30% घटाना वटाना वो सब हमें आता है, लेकिन है कंप्लीटली थ्योरेटिकल केस स्टडी। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, आप खुद शब्द इसको समझ जाओगे। देखो, इसका एक केस बना लेते हैं, इसका एक केस बना लेते हैं। मान लो मैं किराएदार हूं और आप हो ओनर, ठीक है। ओनर वाले के रेफरेंस से आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, इसलिए आपको ओनर बना दिया गया, ठीक है। मैं टेनेंट हूं, मैं आपके घर में प्रॉपर्टी में रहता था, 2016-17 से मैं रहता हूं, ओके। और मान लो 2022 में आपने मुझे घर से निकाल दिया, मतलब बोले तो कि भाई आप चले जाओ, ठीक है, बताओ ऐसे कर रहे हो तुम मेरे साथ। मैंने 2019 में आपको कुछ किराया नहीं दिया था, अनरियलाइज्ड रेंट लेके चलते हैं, कुछ किराया नहीं दिया था, ओके। 2022 में कुछ मैंने आपको किराया नहीं दिया था, आप परेशान थे इसलिए आपने मेरे को मना कर दिया। 2023 में भाई मेरे पास पैसे वैसे आ गए, तो मैं आपसे मिला एक दिन और मैंने आपको पैसा चुका दिया। अब समझिएगा, बारीकी समझिएगा, देखो आपको खुद वर्ड सोच लेना है, खुद वर्ड सोच लेना है इन बिटवीन। मैं ये मिटा रहा हूं बच्चे यहां से, ठीक है। देखो समझो बात को, मुझे आपको 2019 में किराया दे देना चाहिए था, ठीक है। आपकी 2019 का रेवेन्यू, 2019 की इनकम बना देनी चाहिए थी। मुझे 2022 में आपको किराया दे देना चाहिए था, मुझे आपकी 2022 की इनकम बना देनी चाहिए थी, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन मैंने 2023 में आपको ये पैसा चुका दिया और सरकार के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से ये 2023 में टैक्सेबल हो जाएगा, ये 2023 में टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ थिंक अबाउट द वर्ड, उस शब्द का ध्यान ध्यान दो, सोचो मुझसे पहले। एक इनकम जो 2019 की होनी चाहिए थी, एक इनकम जो 2022 की होनी चाहिए थी, जो उस साल मिलनी चाहिए थी, जो उस साल उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था, वो उस साल तो नहीं हुआ। कब आ गया? 2022 में। और 2022 में उसको इनकम मानकर, 19 की थी, 22 की थी, लेकिन उसको इनकम मान लिया 2023
23 की और उस पे उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। इनकम मान लिया, बताओ क्या वर्ड है? इनकम मान लिया सर, दैट वर्ड इज डीम्ड, दैट वर्ड इज डीम्ड। स्कोप ऑफ इनकम से पढ़कर आए हैं। जो इनकम 2019 की बनती थी, 2022 की बनती थी, वो हमने 2023 की इनकम मान ली गई। दैट इज डीम्ड टू बी इनकम ऑफ 2023। ऐसी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल अपनी एक्सप्लेनेशन में करिएगा। क्या क्या कहते हैं? एज पर, सेम अगेन, एज पर द प्रोविजन ऑफ 20, पूरा लिखना, ठीक है? अब आप सीख गए हो। सेक्शन 25A इनकम टैक्स एक्ट 1965 कैसे लिखना है? एनी एरियर या अनरियलाइज्ड रेंट, वो केस के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। अनरियलाइज्ड रेंट बिलोंग्स टू एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। एवे ही नहीं बिलोंग्स टू द पास्ट ईयर वगैरह नहीं, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रॉपर टैक्स वाली लैंग्वेज। एनी प्रीसीडिंग ईयर रिकवर्ड during a financial year, जैसे 23-24, that deemed to be income of that financial year। शब्दों पर चले जाओ, यहां पर बस ये एक लाइन आपने लिखी, डीम टू बी इनकम, ये एक लाइन आपने लिखी, आप समझ सकते हैं कि आपकी लीगल लैंग्वेज को कितने अच्छे पंख लग जाएंगे। ओके, तो और 25A पूछ लिया जाता है, चांस बनते हैं इसके पूरे के पूरे चांस बनते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं ये टकरा जाता है। ओके, तो ये इस तरीके से दोस्तों आप सेक्शन की इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो। बाकी जो दोनों इसके सेक्शन है वो कंप्लीट थ्योरेटिकल है, उसमें आप ये, जैसे मैं बात करूं 26 की, तो CD याद रखने के लिए कि इट इज सर को ओनरशिप, इट इज डीम्ड ओनरशिप। ओके, एंड एज पर द प्रोविजन, आप अगर इसको, क्योंकि ये ना थ्योरेटिकल है, अगर आएंगे तो एक्सप्लेन करने को ही आएंगे, तो इसको आप एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 और 27 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कंटेंट हमारा बेसिकली प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन में होता है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। बाकी गो थ्रू करिए, कोई क्वेरी, कोई डाउट दोस्तों आपका रहता तो आप उसको प्रॉपरली स्टेट कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट क्लास PGBP, ठीक है, जो सेक्शन एनालिसिस की हमारी होगी, PGBP को करेंगे। बहुत लंबा हो जाता है, देखते हैं 1 क्लास बनेगी 2 क्लास बनेगी, वो डिपेंड करता है, मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Vishal, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा answer to my accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।